दिन भर की उमस के बाद आज अचानक शाम से ही बादल गिर आए थे। अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही थी। अंधेरा गहरा कर वातावरण को खामोश और भयानक बना रहा था। मैंने देखा करण एक बच्चे की तरह अपने बिस्तर पर सिकुड़े हुए सो रहे थे। मैंने उनके बदन पर चादर डाली तो अनजाने ही उन्होंने आदतन मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। धीरे से मैंने उनके बंधन को ढीला कर खुद को मुक्त कर लिया और बरामदे में आ गई। ठंडी हवा का झोंका एक बार तो सिहरा गया। चारों ओर खामोशी और नींद से डूबी दुनिया को देखते हुए मैंने सोचा, बस आज की रात इस घर में हूँ, कल सुबह ही तो करण से, इस घर से, 4 सालों की जिम्मेदारी से आज़ादी मिल जाएगी मुझे। फिर मैं विराट के साथ अपनी नई दुनिया बसाऊंगी और घुट घुट कर जीने से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मेरे पास ढेर सारा पैसा, एक कामयाब पति और कुछ दिनों बाद एक बच्चा भी होगा। बस किसी तरह कल करण से कहना होगा मुझे। मैंने बरामदे से ही करण की ओर एक बार देखा। वो मेरे ख्यालों से बेखबर, थका मांदा अपने सपनों की दुनिया में खोया था। नहीं, मैं इस आदमी से प्यार भी करती हूँ या नहीं, शायद 4 वर्षों से मैं एक समझौते के तरह ज़िंदगी गुजारती आ रही थी। एक ऐसा समझौता जो मेरी गरीब माँ के तय किया था और मुझे उम्र भर निभाने को कह गई थी। मुझसे ये दिखावा मेरी सोच पर अचानक ही एक प्रहार हुआ। दरवाजे की घंटी तेजी से बज उठी। दरवाजे पर उस ओर हमारी आया गहना के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने लपक कर जीने से उतरते हुए दरवाज़ा खोला तो सकते में आ गई। गहना अपने दूधमुए बच्चे को गोद में लिए भीगी हुई अस्त व्यस्त खड़ी थी। माँ बच्चा दोनों ही अपने अपने सुर में रो रहे थे। मैं उनका हाल देखकर ही समझ गई थी कि गहना के पति राघव ने आज फिर पीकर उसे पीटा होगा और भागकर वो जान बचाने यहाँ आ गई। गहना को संभालकर अंदर लाते वक्त मैंने देखा कि उसके माथे व हाथ पर कुछ चोटें भी हैं। उसके कपड़े भी फट गए हैं। मुझे गहना की हालत देखकर उस पर बेहद गुस्सा आया। इस औरत से मैंने कितनी बार कहा कि छोड़ दे अपने शराबी पति को, फिर भी यह है कि पिटती रहेगी लेकिन उस राक्षस को नहीं छोड़ेगी। आखिर क्या है उसमें? इसी तरह मार खाते खाते एक दिन खुद भी मरेगी और बच्चे को भी मारेगी। मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से दवा और रुई निकाली तो देखा करण भी नीचे आ रहे थे। करण ने नींद में डूबी आवाज में कहा, चलो पुलिस में शिकायत दर्ज कर ही देते हैं। गहना उस दर्द में भी बोल पड़ी, नहीं नहीं बाबूजी, पुलिस से हमें कोई काम नहीं। मैंने देखा उस औरत को जो पिछले 4 वर्षों से मेरे साथ ही इस घर से जुड़ी हुई है। उसे अक्सर मैंने अपने नालायक पति की बेरहमी मार का शिकार होते हुए देखा। कभी कभी तो बेचारी अधमरी सी होकर बिस्तर से कई दिनों तक उठने लायक भी नहीं रहती। फिर भी मैंने कभी उसके पति की शिकायत थाने में दर्ज कराने की बात नहीं सुनी। ना ही वो अपने नाकारा पति को छोड़कर जा सकती है। पता नहीं इस बेवकूफ़ औरत को अपने पति में कौन सा देवता नजर आता है। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। रोती हुई गहना व उसके बच्चे को जबरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाकर मैंने बाहर के कमरे में ही सुलवा दिया। करण के साथ जब मैं बेडरूम में आई तो देखा जाने कैसे एक खिड़की के खुले रहने से तेज हवा के झोंके के साथ आती बारिश के बूंदों ने बिस्तर के एक हिस्से को गीला कर दिया था। मजबूरन करण के साथ दूसरे हिस्से पर ही मैं सिमट गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करण से मैं उसे छोड़कर जाने की बात कहूँ। करण मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शायद उन्हें यकीन भी ना हो। क्या हुआ नंदिनी, नींद नहीं आ रही? करण ने अंधेरे में जैसे मुझे देख लिया था। गहना की हालत ठीक ही है। हाँ, 2-4 दिनों तक वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी, इसीलिए परेशान ना हो तुम। लेकिन इतनी सी बात के लिए अपनी नींद मत खराब करो। परेशानी हर नौकर को लेकर होती ही है। करण को अंधेरे में भी मेरी नींद से दूर आंखें तो दिख गई थी लेकिन मेरे मन में चलने वाली परेशानी का कारण पता नहीं था। हाँ, ये सच था कि हर बार गहना के पिटने के बाद मैं परेशान होती थी क्योंकि काम का सारा बोझ मुझ पर ही तो आ जाता था। लेकिन इस बार मेरी परेशानी की वजह गहना नहीं थी। करण सो चुके थे, मैं सोच रही थी। पिता की अचानक मौत के बाद मैं एकदम टूट सी गई थी। मेरे पिता एक शिक्षक थे और एक बंधी बंधाई कमाई पर ही हमारा परिवार चल रहा था। छोटा भाई मेडिकल की महंगी पढ़ाई कर रहा था। उन्हीं दिनों कोई करण का रिश्ता लेकर हमारे घर आया। करण एक प्रेस में काम करते थे। माता पिता के अलावा एक भाई भी था जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। मेरी माँ को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने एक बार भी मेरी इच्छा अनिच्छा जानने की कोशिश नहीं की और मेरी शादी करण से हो गई। यहाँ आकर करण से मुझे कोई शिकायत नहीं थी शुरू में, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे सास ससुर का झुकाव मेरे देवर के प्रति ज़्यादा था क्योंकि उसके पास अधिक पैसा जो था।
अपने ईमानदार पति को मैंने कभी बेईमानी या झूठी कमाई करते नहीं देखा, पर मायके की तरह ही मुट्ठी भर ईमानदारी के पैसे पर मैं करण से कुछ कहना चाहती तो वो ईमानदारी पर लंबा चौड़ा भाषण देकर मुझे खामोश कर देते। मेरी खामोशी को वे मेरी सहमति समझ लेते, पर मेरी खामोशी के पीछे छिपी परेशानी व बेचैनी मन को वह समझ न पाते। 2 सालों बाद मुझे दूसरा धक्का तब लगा जब डॉक्टरों ने हमारी मेडिकल जाँच के बाद मुझे ये बताया कि करण की कुछ कमजोरियों की वजह से हमें बच्चा नहीं हो सकता। मेरे दर्द को समझते हुए करण ने मुझे सांत्वना देते हुए बच्चा गोद लेने की बात भी की थी। फिर एक रात उन्होंने ही कहा था, मैं जानता हूँ नंदिनी, जाने अनजाने तुम्हें यहाँ खुशी नहीं मिल रही है। मैंने चौंक कर नज़रें उठाकर अपने पति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की थी, पर उनकी नज़रें किसी किताब पर टिकी थी। नंदिनी, तुम चाहो तो अपना समय काटने के लिए कोई महिला समिति या समाज सेवा वगैरह का काम कर सकती हो। शादी से पहले तो तुम लिखा भी करती थी ना, तुम फिर से वो सब। करण ने अपनी आंखें किताब के पन्ने से उठाकर मेरे चेहरे पर टिकाते हुए कहा। फिर से एक समझौता। मेरे दिमाग में यह ख्याल आता था, बच्चा नहीं हो सकता और मैं घर में बोर हो रही हूँ तो मुझे हालत से समझौता करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या शादी के बाद मेरे यही सपने थे? फिर भी खुद को समझाने या करण की इच्छा को पूरी करने के विचार से ही सही मैंने एक थिएटर ग्रुप में प्रवेश लिया। शुरू में तो मुझे कुछ लिखने को दिया गया, फिर मैं गंभीरता पूर्वक अपने काम में जुड़ने लगी। जगह जगह घूमकर हमें नाटक करने का मौका मिलने लगा था। नए नए दोस्त से मुलाकात, मुझमें एक नई खुशी का संचार होने लगा था। उसी दरमियान मेरी मुलाकात विराट से हुई, एक चंचल बेफिक्र इंसान। खूब सारा पैसा घर में था और करने को कोई काम नहीं था, तो उसने थिएटर को ही अपने शौक से काम में तब्दील कर लिया था। किसी खामोश शाम को भावुक होकर मैंने अपने घर परिवार का सारा ब्यौरा उससे कह डाला था। उससे आकर्षित शारीरिक व्यक्ति से प्रभावित होकर मैं करण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज भी करने लगी थी। विराट ने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दिया था। वो अपने घर पर मेरा इंतजार करने लगा था, लेकिन मैं चाहकर भी करण के कुछ कह नहीं पाती थी। पता नहीं इस शांत सीधे सरल व्यक्तित्व में क्या था कि मैं करण के सामने मूक बन जाती थी। एक बार फिर वो औरत के दर्द को समझ नहीं सके थे, या करण मेरे व्यस्त रहने में ही मेरी खुशी समझते थे। मेरी अनुपस्थिति में बड़ी आसानी से हालत से समझौता कर लेते थे। कभी कभी मैं उनके धीरज सहनशीलता के सामने झुक जाती थी, लेकिन मैं विराट को भी तो नहीं छोड़ सकती थी। करण का मैं सम्मान करती थी, लेकिन प्यार शायद मुझे विराट से ही होने लगा था। कभी कभी तो मेरा ज़्यादा वक्त करण से दूर रहने में ही बीतता था। थिएटर का आकर्षण मुझे बांधने लगा था। करण अखबारों में मेरी तस्वीर देखकर मुझे प्रोत्साहित तो करते थे, लेकिन अपने काम से वक्त निकालकर कभी मेरे शो देखने नहीं आ सके थे। पहले तो 1-2 बार मैं उनसे कहा करती थी, प्रेस में काम करते हो, कभी तो रिपोर्टर की हैसियत से ही हमारे शो में आ जाया करो। अगर मैं रिपोर्टर का काम करने लगा तो संपादन का काम कौन करेगा? मुझे उदास देखकर वो मुझसे अपनी बाहों में भर लेते हैं, फिर कहते हैं, तुम जानती हो मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, फिर मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। तुम्हारे हर काम पर तो मेरे रिपोर्टर नज़र रखते ही हैं, फिर भी कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे शो पर चुपके से चला आऊँगा। करण की इन बातों से मैं पल भर के लिए कांप उठी। तब तो करण को मेरे और विराट के बारे में भी, पर गंभीर प्रवृत्ति के करण से कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। हालांकि मैंने कई समाचार पत्रों में विराट और मेरे बारे में हल्की फुल्की खबरें छपी दिखी थी, लेकिन करण ने पता नहीं क्यों कभी कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछा था। मैं चाहती थी कि करण कभी तो कोई सवाल करे ताकि मुझे विराट के विषय में बात करने का मौका मिले, लेकिन विराट का फोन भी कई बार आता था। तब भी मैंने करण के चेहरे पर कोई उत्सुकता या जिज्ञासा कभी नहीं देखी। शायद करण मेरा धैर्य देख रहे थे। दूसरी ओर विराट चाहता था कि अब मैं उसे और देर न करते हुए करण से स्पष्ट शब्दों में बात कर लेनी चाहिए। करण की बाहों के घेरे से निकलना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। जाने कब मेरे पलकों ने मेरी जागती आंखों को ढक दिया। सुबह जब मैं आंखें खुली तो धूप का एक टुकड़ा कमरे में चमक रहा था और फोन की घंटी बज रही थी। चौंक कर मैंने घड़ी की ओर देखा तो 9 से ऊपर हो रहे थे। विराट होगा। फोन उठाते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बिस्तर पर करण नहीं थे। शायद अब तक वे ऑफिस के लिए निकल भी चुके होंगे। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी आवाज़ सुनते ही विराट ने कहा। मैंने धीरे से जवाब भी दिया, क्या मैडम, अब तक आपको यहाँ से आ जाना चाहिए था। और तुम क्या कर रही हो? विराट ने मेरे इंतजार में उतावला हो रहा था। विराट, मैं थोड़ी परेशान हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने इधर उधर देखते हुए करण को टटोलने की कोशिश की। बात तो मुझे तुमसे करनी है नंदिनी, तुम्हें 1 घंटे में यहाँ आना ही है। तुम जानती हो मैं यहाँ किस तरह। खैर तुम नहीं समझोगी।
वैसे तुम परेशान क्यों हो? शायद विराट को अचानक मेरी परेशानी का ख्याल हो आया था। वो कुछ नहीं, मैं अभी विराट से ज़्यादा बातें ना कर कर टालना चाहती थी, पर वो आज मुझे छोड़ नहीं रहा था। बीबी जी, आप उठ गई? पीछे से गहना की आवाज़ सुनते मैं अनजाने ही काँप गई। रिसीवर को बिना सोचे समझे ही नीचे रख दिया मैंने। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है। मैं घर जाना चाहती हूँ, गहना ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने देखा उसके चेहरे पर खून की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। मैं अपने सामने बैठी उस औरत को देख रही थी जो अपने मर्द से पिटने मार खाने के बावजूद उसे छोड़ नहीं सकती थी। एक नालायक मर्द से जुड़ी भारतीय नारी। मेरे होठों पर एक उपेक्षित सी मुस्कान आ गई। नजरें उठाई तो सामने आईने में भी तो भारतीय नारी नजर आई। ये भी तो भारतीय नारी है, लेकिन ये अपने लायक व ईमानदार पति को छोड़ने वाली नारी थी। पति का गुनाह यही था कि उसने अपनी पत्नी पर हद से ज़्यादा विश्वास किया था। गहना साहब कहाँ हैं? मैंने गहना से जानना चाहा। वो तो फूल खरीदने गए हैं। फूल? मुझे अचरज हुआ कि आज अचानक करण को फूल की क्या ज़रूरत आ पड़ी। रोज तो मैं बगीचे से ही फूल तोड़कर फूलदानों को सजाया करती हूँ। साहब कह रहे थे कि आज आप दोनों की शादी का दिन है। और गहना कहते जा रही थी। मैं सिर को हाथ में थाम कर धम से बैठ गई। बीवी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? गहना को अचानक मेरा ख्याल आया और उसने मेरे माथे को छुआ। हाँ गहना, ठीक हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अब मैं अपनी शादी की वर्षगांठ भी भूलने लगी थी। शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो। करण ने फूलों के गुच्छों के साथ मुझे बाहों में भर लिया तो मेरी आंखें बरस पड़ी। इन बाहों के बंधन से निकलकर जाना अब मेरे लिए नामुमकिन था। मैं रोने लगी और करण से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि करण ने कहा मुझे सब कुछ पता था, पर मैं जानता था प्यार से मैं तुम्हारे दिल में जगह जरूर बना लूँगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।